Good morning, class 10th student. Today we will discuss a very important chapter of class 10th science, that is chemical reaction and chemical equation. As you see, the chapter name is chemical reaction and chemical equation. So first we need to understand that what is chemical reaction and what is chemical equation. Now coming to the next topic. First of all, we should know what is the meaning of chemical reaction. As you see, a chemical reaction is a process that occurs when two or more molecule interact to form a new product. जब भी कोई दो मॉलिक्यूल या दो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई थर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि उनके बीच क्या हुई, रिएक्शन हुई. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं द कंपाउंड दैट interact to produce a new compound are called reactant, whereas the nucleic compound are called product. That means जो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं रिएक्टेंट के द्वारा उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस प्ले एन integral role in different industries customs in our daily life. They are continuously happening in our general surrounding. For example, rusting of iron. अब जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी इंडस्ट्रीज में होती है, हमारे इवन हमारी जो डेली लाइफ में भी है, वो हम कई सारे केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लग जाना. लोहे में जंग क्यों लगता है, बिकॉज आयरन क्या है, आपका बहुत ही रिएक्टिव मेटल, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है. तो सराउंडिंग में जितना भी आपका मॉइस्चर है, गैसेस, उनके साथ रिएक्ट करके आपका मेटल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. नाउ नेक्स्ट, in a chemical reaction, chemical change must occur which is generally observed with physical changes like precipitation, heat production, color change, etc. अब केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए हम लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, बट हमें पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई, तो हमको पता कैसे चलेगा, बाय फिजिकल चेंज. मतलब हमने इनिशियली जो रिएक्टेंट लिए थे वो फिजिकली चेंज हो जाएंगे. कैसे, प्रेसिपिटेशन का मतलब मान लीजिए आपने इनिशियली दो रिएक्टेंट को मिक्स किया, तो कुछ समय बाद आपको येलो या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब के ऊपर दिख जाएंगे. डेट मीन्स वो क्या है, प्रोडक्ट है जो रिएक्शन होने के बाद बना. या अगर उसमें से हीट निकल रही है या उसको कुछ कलर चेंज हो रहा है, तो भी आप क्या समझ सकते हैं कि रिएक्शन हुई है. तो हम इस टाइप से पता लगाते हैं कि रिएक्शन हुई है. नाउ नेक्स्ट वन, ए रिएक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन टू एटम, आयंस और मॉलिक्यूल. They form a new bond and no atom is destroyed, created, but new product is formed from reactant. जैसा कि हमने क्लास 9 में पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन, मास कैन neither be created nor be destroyed. तो यही रीजन है कि जब भी दो रिएक्टेंट बनते हैं तो कोई थर्ड प्रोडक्ट बनता है, मतलब कोई भी एटम आपका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, एक एटम से दूसरा एटम फॉर्म हुआ. अब बात करें नेक्स्ट वन, the rate of reaction depends on and is affected by factors like pressure, temperature, concentration of reactant. इन टॉपिक के बारे में आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में, बट यहाँ पर आपको जनरली पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसको पे क्या फैक्टर डिपेंड. रेट का मतलब क्या है, किस गति से आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है. अब वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर, आपने कितना प्रेशर अप्लाई करा रिएक्शन के ऊपर. प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होती है. या टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी चेंज करा है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कितनी मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास, किसमें, मिलीग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर. तो उसके कॉन्सेंट्रेशन भी इफेक्ट करता है कि आपकी रेट, मतलब जो गति है रिएक्शन की, वो क्या होगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल इक्वेशन क्या है और बैलेंसिंग क्या है, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन. ड्यू टू वास्ट अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग अराउंड अस, a nomenclature was developed to simplify how we express a chemical reaction in form of chemical equation. अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास होती है, तो उनको समझने के लिए क्या करा है, हमने उन्हें एक नॉमेनक्लेचर दिया है, और उस नॉमेनक्लेचर को रिएक्शन की फॉर्म में हम लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल,
H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू H2O, डेट मीन्स वाटर। तो ये जो H2 और O क्या है, नॉमेनक्लेचर है, मतलब हमने रिएक्शन के नॉमेनक्लेचर दिए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, केमिकल रिएक्शन को। A chemical equation is nothing but a mathematical statement which symbolize the product formation from reactant while stating certain condition for which how the reaction has been conducted। तो कुल मिला के केमिकल इक्वेशन आपको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रही है कि रिएक्शन किस टाइप से हो रही है। नाउ जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर A प्लस बी C प्लस डी, यहाँ पे A और B मिल रहे और क्या फॉर्म हो रहा है, C और D। तो यहाँ पर A और B क्या कहलाएंगे, आपके रिएक्टेंट, और C और D क्या कहलाएंगे, आपके प्रोडक्ट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिखा भी है A एंड B आर रिएक्टेंट एंड विच रिएक्ट टू फॉर्म C एंड D। इन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर डोनेटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। देखिए ये जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर A B और C D जनरल इक्वेशन है। A और B की जगह कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। In order to ensure the law of mass action, a chemical equation must be balanced। Very important question। जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है, क्या केमिकल रिएक्शन है, ये बोर्ड एग्जाम में नियरली अबाउट हर साल पूछा ही जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे डिटेल में एग्जाम्पल से समझेंगे कि बैलेंसिंग क्या होता है। बट अगर अभी हम जनरल समझे तो क्या होता है, आपको पता है एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जिधर आपके रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड मतलब जिधर आपके प्रोडक्ट है। जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये राइट हैंड साइड हुआ। तो जो नंबर ऑफ एटम है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, जब भी आप क्या कहोगे कि रिएक्शन बैलेंस हुई है, अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है। यहाँ लिखा भी है हमने, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। देखिए इसको हम दो तरीके से भी बोल सकते हैं। क्या, एक तो हमने ये बोला कि नंबर ऑफ एटम इन बोथ द साइड्स मस्ट बी इक्वल, या यूं भी बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन के पहले नंबर ऑफ एटम थे वही रिएक्शन के बाद होंगे, जब भी आपकी रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। लेट्स सी, Zn प्लस H2SO4 टेंस टू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर Zn क्या है, जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। अब यहाँ पर ये है आपका पूरा लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका पूरा राइट हैंड साइड। अच्छा यहाँ कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं सिर्फ। एक है जिंक, एक है 4 है सॉरी, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, टोटल 4 एलिमेंट है। अब चेक करना है हमको कि क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जितने आपके एटम लेफ्ट हैंड साइड है उतने एटम का होने चाहिए राइट हैंड साइड। तो इसको हमने टेबल से समझाया, जरा नीचे देखिए आप, इधर एलिमेंट्स है, इधर हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स डेट मीन्स LHS है, और प्रोडक्ट डेट मीन्स RHS। सबसे पहले हम देखते हैं जिंक। अब जरा आप देखिए इधर जिंक लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 1 जिंक है, तो राइट हैंड साइड भी कितने हैं, 1 जिंक है। तो इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा, डेट मीन्स ये तो इक्वल है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन H2 डेट मीन्स ये भी एक है, यहाँ पर भी H2 क्या है, सिंगल है। बट हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम इधर है और 2 एटम इधर है, तो इसलिए हमने इधर भी 2 लिखा है और इधर भी 2 लिखा है, डेट मीन्स ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट सल्फर। अब सल्फर अगर हम इधर देखें तो इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इसलिए हमने कितना लिखा, 1 तो ये भी इक्वल है। ऑक्सीजन की बात करें, 4 ऑक्सीजन इधर है, तो 4 ऑक्सीजन भी किधर है, राइट हैंड साइड पे, तो ये भी क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर हमारे चारों एलिमेंट इक्वल है, डेट मीन्स आपकी रिएक्शन क्या है, पूरी बैलेंस है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें हमको क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन ली है एग्जांपल के लिए, समझने के लिए। Fe प्लस H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस H2, मतलब आयरन जो है H2 से रिएक्ट कर रहा है, तो Fe3O4 और साथ में H2 फॉर्म कर रहा है। अब हमको चेक करना है क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। तो इसकी स्टेप्स है। पहले स्टेप, चेक नंबर ऑफ एटम इन LHS एंड RHS, मतलब एक तो लेफ्ट हैंड साइड आप चेक कीजिए, एक राइट हैंड साइड चेक कीजिए, और फिर देखिए कि क्या है, दोनों बराबर है क्या। आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। इधर देखिए हम Fe कितने हैं, यहाँ पर 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे Fe कितने दिख रहे हैं आपको, 3, मतलब बैलेंस तो नहीं है। इधर बात करें हाइड्रोजन 2 हैं,
इधर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन तो चलो बैलेंस है, बट इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन कितने टोटल 4, मतलब ये भी बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस हमें करना होगा। तो स्टेप नंबर 2, स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड डेट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब जितने भी आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आप उसमें से उसको सिलेक्ट करो जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है। देखिए इधर Fe एक एटम है, H2O की बात करें तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। Fe3O4 की बात करें तो 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है, और H2 में 2 हाइड्रोजन। सबसे बड़ा आपका मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? Fe3O4। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे हम। तो देखिए Fe3O4 की बात करें हम तो आपके प्रोडक्ट जहाँ बन रहा है डेट मीन्स आपका राइट हैंड साइड, यहाँ पे कितना आपको Fe दिख रहे हैं 3, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे Fe कितने हैं? सिर्फ 1। तो अगर इधर 3 है तो इधर भी कितने होने चाहिए आपके टोटल 3। तो अगर मैं इधर भी इसको भी अगर 3 लिख दूं तो भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर साथ में ऑक्सीजन भी है, बट हमें Fe और O4 दोनों को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, इधर कितने हैं? सिर्फ 1। तो अगर इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितने होने चाहिए? 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो अगर मैं आगे हाइड्रोजन के आगे यहाँ 4 लगा दूँ तो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो देखिए इधर इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर कितना लगा दिया? 4 लगा दिया। क्यों? अगर बैलेंस करना था, यहाँ 4 ऑक्सीजन होगा तो इधर भी 4 ऑक्सीजन होगा, ये बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। लेकिन आपको दिख रहा है कि आयरन और हाइड्रोजन दोनों एटम अभी बैलेंस नहीं। ऑक्सीजन तो हमने कर लिया इधर 4 लगा के। ध्यान रखना ये हमारी इनिशियल इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड स्टेप के बाद इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हमारे लिए यही रेफरेंस है, इसी में हमको जो भी काम करना है इसी में ही करना है। इस वाली इक्वेशन को जो फर्स्ट वाली उसको नहीं लेना है। अब जितना बैलेंस है हम इसी में ही करेंगे। अब स्टेप नंबर 3 जो भी हम अप्लाई करेंगे वो स्टेप नंबर 2 की इक्वेशन में करेंगे। तो ध्यान रखिए, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अच्छा इधर हमने 4 लगाया था तो 4 दूनी 8, इधर 8 हो गया हाइड्रोजन। तो इधर भी कितने नहीं 8, लेकिन इधर कितने? सिर्फ 2 हैं। तो अगर यहाँ मैं आगे 4 लगा दूँ हाइड्रोजन के यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो इधर भी 8 हो जाएंगे। तो 4 2 Z 4 2 Z। तो इधर इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 तो था ही सी पहले, मैंने इधर भी 4 लगा दिया तो 4H2 हो गया। तो 4 2 8 4 2 8 बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बच रहा है? सिर्फ आयरन। नाउ ओनली Fe इज नॉट बैलेंस्ड। अब जरा ध्यान से देखो आप, राइट हैंड साइड पे 3 Fe है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी कितने होने चाहिए? 3 Fe। तो सिंपल, आप इधर 3 Fe है तो इधर भी 3 लगा लीजिए। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब जरा मैच कीजिए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। कंपेयर करते राइट हैंड साइड, इसको टेबल में लिख लेते हैं पहले। तो एक टेबल दिख रही है आपको, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है आपका राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम उठाते हैं आयरन। अब आयरन को अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कितने दिख रहे हैं? आयरन 3। राइट हैंड साइड में भी कितने दिख रहे हैं आपको? 3। इसलिए मैंने यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, डेट में से बैलेंस है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो कितने? 4 इंटू 2 कितने टोटल? 8। तो राइट हैंड साइड पे भी कितने चाहिए? 4 इंटू 2 मतलब 8। तो देखिए यहाँ 4 इंटू 2 लिखा है, यहाँ पर भी 4 इंटू 2 लिखा है हमने। नेक्स्ट बचा क्या? सिर्फ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ 4 लगा है, डेट मीन्स H2O जो है वो आगे 4 लगा है तो 4O भी है। ठीक है, ये जो 4 लगा है सिर्फ H2 के लिए नहीं लगा है, O के लिए, पूरे मॉलिक्यूल के लिए लगा है। तो यहाँ पर अगर 4O इधर है तो 4O इधर भी है, तो इसलिए यहाँ पर भी 4 लिखा है। तो इस टाइप से आपने आपकी इक्वेशन क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए इस चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही चीज़ है, पहला बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन और दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन यहीं से आएगा आपको। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखा है यहाँ पर? रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब कोयला, किससे बना? कार्बन से। और बर्निंग का मतलब आपको पता है हमेशा बर्निंग किसके प्रेजेंस में होती है? हमेशा ऑक्सीजन के। तो C+O2 क्या बन गया आपका? CO2। तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के भी 2 एटम मिलके क्या बना लिया? CO2। तो 2 ने मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन।
जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का जो रिएक्शन है वो 2H2 प्लस O2 क्या बना 2H2O। तो दो H2 मॉलिक्यूल और एक O2 मॉलिक्यूल मिलकर 2H2 बन गया, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से थर्ड प्रोडक्ट बना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, when two or more substance combine to form a single product। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कोई एक ही प्रोडक्ट बनाते सिंगल, उसको क्या बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही है उसके साथ साथ अगर उसमें से हीट निकल रही है तो आप समझ जाइए वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। नीचे एग्जांपल दे, क्विक लाइम, लाइम मतलब चूना। आपको पता है जब चूने को हम पानी में डालते हैं तो उसमें से हीट इवॉल्व होती है, क्यों, बिकॉज वो कौन सी रिएक्शन हो रही है वहां पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे CaO, उसको बोलते हैं क्विक लाइम। अगर उसको पानी में डालेंगे हम चूने को तो CaOH ट्वाइस बनेगा, डेट मीन इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और साथ में क्या निकल रही है हीट, जब भी हीट निकले तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगा वो एक्सोथर्मिक। नाउ नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन? ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन is a reaction in which a single component break down into multiple product. Certain changes in energy in the environment having to made like heat, light, electricity, breaking of bond of the compound. देखिए decomposition जो है कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो मिलके तीसरा तीन एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब यहाँ एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, डेट मींस उल्टा है। वहां क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे CaCO3 लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किस में टूटा, Ca क्विक लाइम में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक ही आपके पास मॉलिक्यूल दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब ही होता है टूट जाना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जब हीट इवॉल्व रिलीज हो रही थी, बट अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हमको किसी भी रिएक्शन में हीट देना पड़ रही है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या कहलाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखिए 2AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जब भी जैसे हम इसको हीट देंगे किस में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन वेयर इन the atom or a set of atom is displaced by another atom in a molecule। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई एक एटम दूसरे एटम की पोजीशन को रिप्लेस कर देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, व्हेन आयरन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए आयरन दिख रहा है आपको, एक ये क्या कॉपर सल्फेट, मैंने आयरन को कॉपर सल्फेट में मिलाया तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो देखिए कॉपर की जगह आयरन आ गया और आयरन की जगह कॉपर। पहले कॉपर सल्फेट था तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल गया, तो मतलब कॉपर ने आयरन की जगह ले लिया, आयरन ने कॉपर की जगह ले लिया, ऐसा आप कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, ये जस्ट उसी का ही एक्सटेंशन है या उसी का ही टाइप है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपने डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा, कोई एक एटम दूसरे एटम की जगह को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई भी दो एटम या दो आयन एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो ध्यान से देखिए, Na Ba की जगह चला जाएगा और SO4 Cl2 की जगह चला जाएगा। ध्यान से देखिए तो यहाँ बन गया BaSO4 और NaCl। इनके नाम भी लिखे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है। या आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ABCD रिएक्शन हुई तो A ने D के साथ रिएक्शन करके AD बना लिया और B ने C के साथ रिएक्शन करके BC बना लिया। मतलब कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस होकर इसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, कभी भी रिएक्शन के दौरान किसी ने ऑक्सीजन को गेन करा, किसी ने ऑक्सीजन लिया या उसने हाइड्रोजन को रिलीज करा, तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई भी एटम ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन डोनेट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जैसे इसका उल्टा होता है, कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन को लूज करता है लेकिन हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। लेकिन किसी एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इन अ रिएक्शन one reactant get oxidized while other reactant get reduced during a chemical reaction. Such reaction are called redox reaction. तो इसको हम क्या बोलते हैं, redox reaction। जिसको एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है Fe2O3 प्लस 3Cu। Fe2O3 क्या आपका फेरिक ऑक्साइड, या 3Cu मतलब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इन दोनों देखिए, इसके पास कितने ऑक्सीजन थे पहले, Fe2O3 के पास 3, लेकिन जैसे प्रोडक्ट बना इसके पास एक भी ऑक्सीजन बचा क्या, नहीं, मतलब इसने अपने सारे ऑक्सीजन डोनेट कर दिए। तो जो ऑक्सीजन डोनेट करता है उसका क्या होता है, हमें से रिडक्शन। CO की बात करें तो एक ही ऑक्सीजन था C के साथ, लेकिन यहाँ आते आते C के पास एक ऑक्सीजन वो जुड़ गया, CO2 बन गया, मतलब इन्हें ऑक्सीजन गेन करा है तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, corrosion. Corrosion, it is a process where metal are attacked by moisture, acids, etc. मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल पे मॉइस्चर या एसिड, या यूँ कहूँ कि मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो हवा में मौजूद मॉइस्चर या किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जंग लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ब्लैक कोटिंग डेवलप्ड, यहाँ लिखा है हमने, ब्लैक कोटिंग डेवलप्ड ऑन आर्टिकल मेड ऑफ सिल्वर। जो आपकी चांदी के जितने भी ज्वेलरीज होती है वो ब्लैक हो जाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ रस्टिंग, बिकॉज ऑफ कोरोजन। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के जितने भी आपके बर्तन रहते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर कोटिंग आ जाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ कोरोजन, क्योंकि वो हवा में मौजूद मॉइस्चर के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। वैसे अगर कोरोजन किस पे हो रही है, आयरन, आयरन मतलब लोहे का जंग लगना ही क्या कहलाता है, रस्टिंग, क्या कहलाता है, रस्टिंग। कोरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल एक्शन, मेनली ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के थ्रू। अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स अभी हमने देखा तो अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कहलाएगा, वो कोरोजन। इन दिस प्रोसेस मेटल लूजेस देयर मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब होता क्या है, इसका नुकसान क्या है कि जो मेटल है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। अगर लोहा जंग खाने लगेगा, डेट मीन्स कोरोड होने लगेगा, डेट मीन्स वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है मेटेलिक वो लूज करेगा। दिस कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू कार बॉडीज। जितने भी मेटल की बॉडीज बनी, जैसे शेप हो गए, ब्रिज हो गए, आयरन रेलिंग हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत जगह ब्रिजेस में यूज होते हैं, पाइप्स में यूज होते हैं, मशीन्स में यूज होते हैं। तो ये आपकी क्या प्रोसेस है, कोरोजन। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेंसिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। In simple term, rancidity is the spoilage of food such that it becomes unsuitable, undesirable for consumption. Food turns rancid when fat, oil with them get oxidized and taste and smell of food changes. आपने देखा होगा घरों में जनरली हम क्या बोलते हैं कि खाना हमेशा कवर करके रखना चाहिए, बट अगर वही खाना अगर हमारा ओपन रहेगा तो जो हवा में मौजूद है, जो भी आपके गैसेस हैं या मॉइस्चर, उसके साथ आपके जो खाने में क्या मौजूद होता है, ऑयल और फैट, वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, ये या यूँ कहूँ उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब ऑक्सीडाइज होगा तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी, डेट मीन्स वो अनसूटेबल है, अब उसको हम खा नहीं सकते, डेट मीन्स वो खराब हो गया। कुछ समय तक अगर हम ओपन रख देंगे तो क्या होने लगेगा, खराब। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जब खाने में मौजूद फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो उस समय आपका जो फूड मटेरियल है बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन of fat generates relative molecule in the rancid food which is responsible for unpleasant odor. इसका मतलब है जैसे ऑक्सीडेशन होता है आपके फैट वगैरह का तो अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही गंद आने लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। दिस केमिकल रिएक्शन ऑल्सो रिड्यूस द न्यूट्रिशन ऑफ फूड। अब इस केमिकल रिएक्शन के जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं फूड में वो भी कम हो जाते हैं। अब कुछ स्टडी में ये भी बताया गया है कि जो रेंसिड फूड है वो हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है कि जब आप बासी खाना मतलब बहुत पुराना खाना खा लेते हो तो वो क्या बेसिकली होता क्या, उसके अंदर रेंसिडिटी हो जाती है। डेट मीन्स उस खाने में मौजूद जितनी भी फैट एंड ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं।
तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अनसुटेबल होते हैं. So that's it from today's lecture. So we will see you in next lecture. Thank you.